E2 मैकेनिज्म हेडिंग डाल लीजिए। E1 मैकेनिज्म में बताया था 2 स्टेप में होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा, अल्फा पोजीशन से X माइनस निकलेगा, और आपका अगर एल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है, आपका एल्काइल हैलाइड आपका रिएक्टेंट है, तो पहले X माइनस निकलेगा पहले स्टेप में, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा, H निकल जाएगा, बीटा से H निकल करके 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, और आपका पहला जो स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है उसी के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टेप में रिएक्शन होने वाला है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और अगर E2 बोल रहे हैं तो E2 से ध्यान रखिए कि रेट जो होगा वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो बेस आ रहा है दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। रेट जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, और जो अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। दोनों के ऊपर रेट जो है वो डिपेंड करता है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन से रेट पे फर्क पड़ेगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट मान लो Rx के ऊपर आप बेस की रिएक्शन करा रहे हो और एल्कीन बना रहे हो, तो ये Rx हो गया आपका सबस्ट्रेट, और बेस जो है वो क्या है, अटैकिंग स्पीसीज हो गई, अटैकिंग रिएजेंट हो गया। जैसे SN1 SN2 में न्यूक्लियोफाइल होता है अटैकिंग रिएजेंट। सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, रेट सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, इसीलिए बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर ऑर्डर के टर्म्स में लिखें तो रिएक्शन का ऑर्डर होगा 2, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर सिंपली हमने क्या बोल दिया, 2। थर्ड पॉइंट लिखिए, दोनों पॉइंट हो गए ऑनलाइन। थर्ड पॉइंट है, इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, TS विल बी फॉर्म, TS बनेगी, TS विल बी फॉर्म। फोर्थ पॉइंट लिखिए, ट्रांस एलिमिनेशन एलिमिनेशन जो होगा वो ट्रांस होगा। हाँ कह सकते हैं, ट्रांस एलिमिनेशन का मतलब है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन मान लीजिए वेज पे लगा हुआ है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन पे हैं तो चारों सिंगल बॉन्ड में 2 तो प्लेन में होंगे, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो सेम पोजीशन वाले अगर एक्स जा रहा है मान लो वेज से, तो उसके बगल से हाइड्रोजन किस पे जाएगा, डैश। ट्रांस एलिमिनेशन अपोजिट डायरेक्शन से जाएगा, है ना। मान लो प्लेन में एक ही प्लेन में बॉन्ड है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है,
तो इसका जो अगर इस तरफ से X जा रहा है तो हाइड्रोजन दूसरे तरफ वाले से जाएगा, बगल वाले से सेम पोजीशन का, सेम जो ओरिएंटेशन का हाइड्रोजन होगा वो नहीं जाएगा, जिसका ओरिएंटेशन X के सेम है वो नहीं जाएगा, उसके अपोजिट ओरिएंटेशन वाला हाइड्रोजन जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, ट्रांस एलिमिनेशन। हम इसे आरटी एलिमिनेशन भी क्या, कौन सा, इसे आरटी एलिमिनेशन भी कहते हैं, एंटी, एंटी भी कह सकते हैं, एंटी भी कह सकते हैं। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। पहला कंपाउंड ले लो, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। टू क्लोरो ब्यूटेन ले लिया, इसके ऊपर CH3OH का अटैक करा, यहाँ पे बेस की तरह कौन काम करेगा, बेस होगा CH3O-। यहाँ पे बेस की तरह कौन काम करेगा, CH3O-। 2-क्लोरोब्यूटेन के ऊपर रिएक्शन हो रहा, एक स्टेप में दिखाना है, ये वाला बॉन्ड टूटता हुआ दिखाना है, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होते हुए दिखाना है। अगर यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो इस और इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, अगर इधर से हाइड्रोजन एलिमिनेट करोगे तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो टीएस देखिए, कुछ टीएस इस तरीके की बनेगी। अगर मान लो इससे होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, दोनों तरफ ये नहीं दिखा सकते इसलिए एक एक स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर में दोनों नहीं दिखा। एक बार टीएस इसको मान सकते हो, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो तो ये बॉन्ड टूटता हुआ दिखाना है और ये Cl का बॉन्ड टूटता हुआ दिखाना है, ठीक है, और बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है आपकी, ये ऐसे ही रहे, ये वाला सेम टू सेम रहे, इससे निकले Cl और यहाँ पे क्या आ जाए, डबल बॉन्ड। बनाइए, दो टीएस की पॉसिबिलिटी है, एक ये बन सकता है और दूसरा टीएस की पॉसिबिलिटी क्या है, हम फिर से एडजस्ट कर लेंगे। हाँ फिर सेट जेफ रूल, इसमें भी सेट जेफ लगता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है,
अच्छा, एक ही स्टेप में कराना है तो OMe तो हमने जोड़ा ही नहीं। OMe कहाँ पे जोड़े, कहाँ जोड़ सकते हैं? OMe कहाँ पे जोड़ेंगे? कहाँ से? OMe भी तो जुड़ता हुआ दिखाना है अपने को। हम पॉजिटिव वाली जगह पे इस पे नेगेटिव चार्ज है और OMe H पे दिखा दें कि C पे दिखाएं? यहाँ पे यहाँ पे पक्का? हम इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। OMe जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, Cl माइनस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सही नहीं है और क्या? स्टेप क्या थे? स्टेप क्या थे? अगर स्टेप की बात करूं तो स्टेप क्या था? E1 में भी तो इसी तरीके का स्टेप था। E1 को अगर देखो, E1 को सोचो, इससे Cl हटा देते थे, इससे पॉजिटिव चार्ज ले आते थे और यहाँ से बगल वाली बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करवाते थे, है ना? हाइड्रोजन यहाँ से कौन निकाल के ले जाता था? बेस। बी आता था और H को लेता था और BH के फॉर्मेट में निकल जाता था। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 इस तरीके से बन जाती थी। ये क्या है? कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं? एलिमिनेशन। H और X निकलेगा, H और X निकलेगा, कुछ जुड़ नहीं रहा है। H और X क्या होगा? निकलेगा आपका। तो ये जो आपका बेस आएगा OMe जो आ रहा है माइनस, ये H को लेने के लिए आ रहा है, बीटा हाइड्रोजन को ले लेगा और फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा? CH3OH बन के हट जाएगा और बीच वाली पोजीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? आपने किससे कंफ्यूज किया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन में Cl माइनस को हटाते थे, फिर क्या लगाते थे? जो भी ग्रुप होता था, मान लो OMe लगना है तो OMe लगेगा, OH लगना है तो OH लगेगा। हेलोजन हट करके वहां पे OMe या OH या जो भी ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के लगता था ना। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, किस तरीके से काम कर रहा है? बेस की तरह। बेस क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कराएगा, बीटा हाइड्रोजन को लेकर के निकलेगा। ठीक है, तो अपने को OMe यहाँ पे नहीं दिखाना है जहाँ पे आप Cl के ऊपर लगा रहे हैं। कहाँ लगाना है? H को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो H के ऊपर लगेगा। H को निकलवाना है तो किसके ऊपर लगाओगे? जो बीटा हाइड्रोजन है उसके ऊपर लगाओगे OMe को। ट्रांजिशन स्टेट में इसके ऊपर OCH3 को लगा दो। यहाँ पे कहा गया बीटा हाइड्रोजन? इधर। अब धीरे से क्या होगा? जब ये पूरी ट्रांजिशन स्टेट, ये तो TS बना है, जब कंपाउंड बनेगा तो ये हट जाएगा, कंपाउंड बनेगा तो ये Cl वाला बॉन्ड हट जाएगा और ये जो डॉटेड बॉन्ड है ये क्या बन जाएंगे? कंप्लीट बॉन्ड बन जाएंगे।
जब दोनों तरफ से ये हटेंगे तभी तो ये कंप्लीट बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई? प्रोसेस में यही है कि प्रोसेस में आर एक्स में से आपको क्या करना है, एक्स हटाना है, बगल वाले पे जो हाइड्रोजन होगा, बीटा पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बेस लेता हुआ BH के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, इसलिए बीच में क्या आ जाए, X हट गया, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल। प्रोसेस पूरा ये। एक बार प्रोसेस आपको किससे बताया गया था, E1 से। E1 में सीधे सीधे कार्बोकेटाइन बनाते थे। कार्बोकेटाइन बनाने में पहले हेलोजन हटा दो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ला दो, फिर उसके बाद बीटा पोजीशन से क्या हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ। यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट बन के हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट आपको पता है, ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड आपको ब्रेक होते हुए भी दिखाने होते हैं और नए बॉन्ड बनते हुए भी दिखाने होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में ब्रेक होते हुए भी बॉन्ड दिखते हैं और नए बॉन्ड जो बनते हैं वो भी दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि CH के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, डेवलप हो रहा है, Cl का बॉन्ड टूट रहा है, OCH3 जो ये ग्रुप है, बेस है, ये लेकर के आ रहा है, OCH3 H के साथ अटैच भी हो रहा है और अटैच होके फिर फाइनल जब बनेगा तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप, ये Cl माइनस निकल जाएगा। तो 2 एल्कीन बनेगी जिसमें से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी सेटजेफ एल्कीन है। 2 एल्कीन बन जाएगी फाइनल प्रोडक्ट में। ये भी TS था आपका, इससे बना लो, क्या बन जाएगी, एक तो ये बन जाएगी एल्कीन और दूसरी एल्कीन क्या बनेगी, कौन से दूसरे वाले, कहाँ, हाँ, तो उसका जो अटैकिंग रिएजेंट है वो CH3O माइनस है और H प्लस जो है वो उसमें रहेगा, सोल्यूशन में रहेगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात उसके साथ नहीं है। तो 2 एल्कीन बन गई, मेजर कौन सी होगी, सेटजेफ कौन सी होगी, सेटजेफ कौन सी होगी, ये वाली होगी ना। ये मोड सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को मान लो और इधर एक अल्काइल, इधर एक अल्काइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इधर एक ही अल्काइल है, तो ये 1 अल्काइल है, ये 2 अल्काइल है, तो ये क्या हो गई, सेटजेफ। तो मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हैं और इसको क्या बोलोगे, माइनर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म समझ में आया? 1-2 एलिमिनेशन इसको भी कह सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं, बीटा से हाइड्रोजन हटा है, 1-2 इसलिए बोलेंगे, 1 से क्लोरीन और 2 से हाइड्रोजन। एक पॉइंट और लिख लो, मैं बोलती हूँ आप लिखो इसका एक पॉइंट। हम्म, हाँ, 5th पॉइंट लिख लो। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना था, आयुपैक नेम बोल दो प्रोडक्ट का, बादल।
प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम बोलो। ये है ब्यूटीन 2 और ये क्या है, ब्यूटीन 1 है ना। एक ग्राफ खींचना चाह रहे हैं हम लोग डेल्टा जी का। हाँ, अगला पॉइंट है जो भी है, E2 मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। E2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्शन प्रोग्रेस, हाँ, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब यहाँ पे रिएक्टेंट था आपका, जो रिएक्टेंट आपने लिया था 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे दिखाना है ब्यूटीन 1, एक पे दिखाना है ब्यूटीन 2। जरा ध्यान से सोचिए, ब्यूटीन 1 कहाँ पे दिखाएं, ऊपर वाले ग्राफ को ब्यूटीन 1 दिखाएं या ये नीचे। ब्यूटीन 1 किसको दिखाएं, ऊपर वाले को या नीचे वाले? नीचे वाले को ब्यूटीन 1। किस बेसिस पे कह रही हूँ गार्गी? जैसे डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी वो जाएगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। डेल्टा जी की वैल्यू हम क्या कहते हैं कि अगर नेगेटिव आ जाए तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल हो जाएगा, है ना। पर दो को अगर कंपेयर करें तो जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा। इसका मतलब ये है कि जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा छोटी होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट हमने कौन सा ज्यादा स्टेबल बताया है, ब्यूटीन 2 वाला ज्यादा स्टेबल बताया। इसका मतलब इसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा छोटा होगा। तो ब्यूटीन 2 को हम कहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे दिखा दें। सही लिखा है हमने या उल्टा लिख दिया? बोलिए बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सीधे प्रोडक्ट लिखना है ना, टीएस वगैरह नहीं बनाना है। 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन के प्रोडक्ट लिखने हैं, कौन सा मेजर कौन सा माइनर? देवांशी 2 पे आयोडीन 2 पे, इसका प्रोडक्ट लिख दीजिए फटाफट से। E2 प्रोडक्ट लिखना है। MeOH लगा दिया। MeOH का मतलब क्या होता है, CH3OH मिथेनॉल। इसके साथ KOH ले लो, इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं अल्कोहलिक KOH। E2 मैकेनिज्म के लिए अल्कोहलिक KOH भी लगाया जाता है, AlCKOH, अल्कोहलिक KOH भी लेते हैं E2 में। AlC प्लस KOH लिखा होगा तो अल्कोहलिक KOH।
MEOH प्लस KOH, MEOH मतलब CH3OH। दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं, 2 बनेंगे ना, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, देखो 3 बन रहे हैं, देख लो ध्यान से, बुक तो 2 बना रही है, अब देखो तुम्हारे 3 बन रहे हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमेश कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 या 3? 2 बन रहे। ये अल्फा है, ये बीटा मान लो, और ये वाला बीटा, ये और बीटा तो सेम ही है दोनों, तो एक को ही मानो। तो एक बार प्रोडक्ट ये वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, और एक बार प्रोडक्ट बना दीजिए इस बीटा से निकाल के। सब लोग कर पा रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आ नहीं रहा है, बस हूं कर रहा है वो। बोलो बच्चों, एक बार इस बगल डबल बॉन्ड आया, एक बार इस बगल आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे कितने अल्काइल लगे हुए हैं, 1 2, 2 अल्काइल लगे हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे तो कितने अल्काइल हो गए, 1 2 3, 3 अल्काइल हो गए ना, तो ये मोर अल्काइलेटेड हो गया, तो जो मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होगा वो क्या बन जाएगा, मेजर। और ये क्या बन गया, कोई समस्या हो तो बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बन गया तो नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है, 5 6 7। if base is sterically hindered, बहुत बल्कि बेस ले लीजिए, भारी भरकम बेस, अगर बेस बहुत हिंडर्ड है, मतलब बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप उस पे लगे हुए हैं, देन हाइड्रोजन एक्सट्रैक्टेड इज दैट, थोड़ा लैंग्वेज अजीब हो गई, दैट इज इजिली अवेलेबल। ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। हर्षित हर्षित कह रहा है क्या, पॉइंट लिख लो फिर समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। बेस इज स्टीरिकली हिंडर्ड, यानी कि बहुत बल्कि बेस है, देन हाइड्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड द साइट वेयर इजिली अवेलेबल। जैसे मान लो, सपोज ऐसे समझो, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। अब बेस को इधर से आना है, मान लो बेस इधर से आ रहा है, और बेस क्या है, बहुत मोटू है, बहुत भारी बेस है ना। आप मान लीजिए कि अब इधर से बेस को अगर आना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो या तो ये पूरा ऐसे घूम के आए, या इधर से कोई रास्ता हो, इधर से आए इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे सामने ही दिख रहा है इसको, है ना, फ्री अलग से दिख रहा है यहाँ पे, तो बेस क्या करेगा, जो इजिली अवेलेबल साइट होगी वहां से हाइड्रोजन को तब अपना
बेस जो है वो आपकी उस साइड से, जैसे यहाँ पे हमने बना दिए थे प्रोडक्ट कि दोनों बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया है ना, उस टाइम पे क्या होगा, अगर बेस बहुत बल्की है तो उस पोजीशन से हाइड्रोजन को, उस बीटा से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जहां से हाइड्रोजन इजिली अवेलेबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखो तभी बात करेंगे। बल्कि बेस की कैटेगरी लिख लीजिए। जैसे मान लो आपको मिल जाए टी ब्यूटॉक्साइड आयन, टी ब्यूटॉक्साइड आयन, इसको ऐसे लिखते हैं, टी ब्यूटॉक्साइड आयन, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हाँ, टर्शरी, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये बेस है। पहले बेस हम छोटा सा ले रहे थे, CH3O माइनस ले रहे थे, है ना। अब कौन सा बेस ले लिया, बड़ा सा बेस है, CH3 CH3 CH3, 4 तो कार्बन का बेस है और उसमें भी 3 CH3 ऐसे ब्रांचेस 3 तरफ से लगी हुई हैं। इसको अटैक करा रहे हैं हम लोग, मान लीजिए इसी सबस्ट्रेट पे, जो हमारा सबस्ट्रेट ये वाला था ना, पिछले रिएक्शन में कौन सा सबस्ट्रेट था, ये था। पिछले रिएक्शन में कौन सा सबस्ट्रेट था, 2 आइडो, एक और कार्बन और था, ठीक है। हाँ हाँ, ये अल्फा पोजीशन है, इस पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये बीटा पोजीशन हो गई, ठीक है, और एक इधर बीटा पोजीशन। ठीक, अब कौन अटैक करने आ रहा है, ये इतने बड़े बल्कि बेस इसके ऊपर क्या करने आ गए, अटैक। ठीक, अब बेस के लिए रास्ता क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये फर्स्ट स्टेप पे मिलेगा, लेकिन ये बीटा नहीं है, ये कौन सा हाइड्रोजन है, गामा है, तो इसको एलिमिनेट नहीं होना है। इधर से अगर देखो तो ये बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक कार्बन के बाद आएगा इधर, थोड़ा सा यहाँ पे भी एक मिथाइल की कवरिंग है। अगर इस बेस को आकर के अटैक होना है तो ये सोचेगा कि यहाँ पे जो है या यहाँ पे जो है किस पे अटैक करना है, या तो यहाँ पे या तो, ठीक है, ये भी बीटा है ना, या तो इस पोजीशन पे अटैक कर ले या इस पोजीशन पे अटैक कर ले, इस बीटा पे अटैक नहीं होगा। पहले जो हमने प्रोडक्ट बनाए थे दोनों बीटा पे हमने अटैक करवा के बनवा दिया था, दोनों बीटा से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करवाए थे। जब बड़ा बेस होगा, बल्कि बेस होगा, भारी बेस होगा, तो उस पोजीशन से हाइड्रोजन निकलवाएगा जिस पोजीशन पे आपका क्या हो, इजिली अवेलेबल हाइड्रोजन हो। तो अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखें तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा एक केवल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख लो आप तो इसको हम बोलेंगे मेजर, इसको हम क्या बोल देंगे, मेजर। और अगर इसको ध्यान से देखो तो एक एल्काइल, दो एल्काइल, दो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, कोई कुछ नहीं, माइनर बन जाएगा। अब की बार कहानी क्या हो गई, अपोजिट हो गई, माइनर बन जाएगा, थोड़े परसेंटेज में है, हाँ थोड़ा बहुत बन जाएगा, पर ऐसा नहीं अटैक करेगा नहीं, थोड़ा बहुत कर लेगा। दूसरा प्रोडक्ट भी बना दो, दो बीटा पोजीशन है अपने पास, ये वाली और ये वाली,
ये वाली बीटा पोजीशन के पास एक CH3 लगा हुआ है बाहर की तरफ, ये वाली बीटा पोजीशन पे कोई CH3 नहीं है, तो इस हाइड्रोजन को इजिली अवेलेबल बोलेंगे, इसको, इस हाइड्रोजन को इसके कंपैरिजन में लेस अवेलेबल बोलेंगे, होगा अवेलेबल लेकिन लेस अवेलेबल। जब बेस छोटा होगा तो इस पे अच्छे से, इस पे और इस पे बराबर से अटैक करेगा और हम लोग सेट रूल लगा के प्रोडक्ट बना देंगे। जब भी बेस भारी हो तो जो इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन होगा उसको हटाने के बाद जो प्रोडक्ट बनाओगे दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो इसलिए हमने इसको क्या बनाया है, मेजर। माइनर भी बना लो, माइनर किससे निकलवा दें, जो प्रीवियस केस में मेजर था वो अभी कौन सा प्रोडक्ट बन गया। अगर परसेंटेज लिखें तो ये लगभग शायद प्रैक्टिकली देखा गया 72% है और इसका परसेंटेज 28। परसेंटेज याद नहीं रखना है आपको, बताने के लिए बस बता दी। तो अपोजिट केस कब हो रहा है, जब बल्कि बेस आ जाए। क्लियर है, बोलिए। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उसको हम नाम देते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसको क्या नाम देते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना। सेटजेफ और हॉफमैन किस बेसिस पे नाम है, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज सेटजेफ और लेस सब्स्टिट्यूटेड इज। तो बल्कि बेस के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि अगर आपने E2 मैकेनिज्म में बल्कि बेस ले लिया तो हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बन गया, मेजर। क्या हॉफमैन ही तो लिखा है, पीछे क्या करना है, इसको हॉफमैन प्रोडक्ट ही तो लिखा है। हॉफमैन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जो आपका क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस एल्काइलेटेड है। और सेटजेफ कौन सा था, मोर सब्स्टिट्यूट। तो वैसे प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है, सेटजेफ बनता है, लेकिन अगर बल्कि बेस हो गया तो बल्कि बेस के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बनना होता। क्लियर है, कोई दिक्कत। जैसे जैसे बेस का साइज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हॉफमैन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया है CH3 CH2O माइनस लिया है तो 80% सेटजेफ है और 20% हॉफमैन है। फिर उसके बाद इन्होंने यही वाला बेस ले लिया जो अभी हमने लिया था टी ब्यूटॉक्साइड, तीन तरफ मिथाइल लगा दिए एक कार्बन पे O माइनस, तो उसमें बन गया 72 और 28 का परसेंटेज, 72 हॉफमैन और 28 सेटजेफ। फिर उसके बाद अगर एक जो मिथाइल था उसकी जगह पे इथाइल लगा दो तो थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा बेस, तो वहां पे इन्होंने परसेंटेज दिखाया हुआ है 20% हो गया सेटजेफ और हॉफमैन बढ़ गया 80%।
फिर उसके बाद इन्होंने तीनों पोजीशन पे लगा दिया मिथाइल की जगह इथाइल। अभी हमने मिथाइल लगाया था ना तीनों पोजीशन पे सी के साथ, अब 3 पोजीशन पे इथाइल लगा दो तो और बड़ा बेस बन गया, और बड़ा ग्रुप लगा दिया आपने। तो यहाँ पे परसेंटेज आ गया है सेटजेफ का 7%, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। सेटजेफ का 7% और हॉफमैन का 93%। इसका मतलब जैसे जैसे बेस का साइज बढ़ाते जाओगे हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। क्लियर है? लिख लो इस पॉइंट को। देखो मेंस तक के लिए तो यही लाइन काम आ जाती है, बल्कि बेस दिख गया रिएक्शन में तो आप हॉफमैन को मेजर बना दीजिए। लेकिन एडवांस वगैरह में ऐसे स्टेटमेंट बना देते हैं इन E2 मैकेनिज्म साइज ऑफ बेस, जो भी पॉइंट लिख लो, इंक्रीजेस, अगला जो भी पॉइंट साइज ऑफ, वैसे सब ये रिलेटेड ही बातें तो एक ही पॉइंट में लिखो, साइज ऑफ बेस इंक्रीजेस देन परसेंटेज ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट increases। बेस का साइज बढ़ाते जाओ हॉफमैन प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। परसेंटेज ठीक है चंगे। एक और इसका वो है अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो भी हो वो डाल लीजिए। 8 है पॉइंट नंबर। अभी इसके पहले भी 7 बोले थे। RI RCl RBr RI RCl RBr, अगर ये तीनों लेते हैं तो सिंपल रूल चलेगा, सेटजेफ प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर। लेकिन अगर आप ले लेते हो RF, फ्लोराइड ले लेते हो, फ्लोराइड लोगे अगर, F माइनस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, F माइनस की निकलने की टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं होती है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट इसका मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर। इतना डिटेल में कराने का मतलब ये होता है कि अगर E2 मैकेनिज्म का कोई भी E1 E2 ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर इनके बिना बनेगा ही नहीं। और अगर मान लो आपने 4 पॉइंट किए 2 पॉइंट छोड़ दिए, अब आप सोच रहे हो कि हमने तो E2 कर लिया है, अब 2 पॉइंट छोड़ दिए, 2 पॉइंट से क्या गया कई बार आप लोगों को क्या आता है नहीं निकलना, नहीं भैया हम E2 पढ़ लिए, E2 पढ़ लिए, मैम ने E2 पढ़ा दिया, 3 पॉइंट पढ़ाए 3 छोड़ दिए, फिर क्या होगा? फिर तो 50% के चांसेस लेके आप चल रहे हो आधा सिलेबस पढ़ोगे। ठीक है, तो F लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? मेजर किसको बना लोगे? हॉफमैन वाला।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, 8वां। एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, केवल पॉइंट। व्हेन एल्काइल हैलाइड हैव डबल बॉन्ड, एल्काइल हैलाइड में अगर पहले से डबल बॉन्ड हो, देन हॉफमैन प्रोडक्ट will be measured। पॉइंट अलग है, समृद्धि नोट करो जल्दी से। जहां डबल बॉन्ड लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिख लो 1 और मोर। एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर एल्काइल हैलाइड में डबल बॉन्ड भी है पहले से, तब उस केस में हॉफमैन क्या हो जाता है, मेजर। हो गया। एक पॉइंट और है, लेकिन ये पूछा नहीं गया है कभी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, हॉफमैन प्रोडक्ट will be measured if Sedgwick product is sterically compressed। सेडजेक प्रोडक्ट अगर स्टेरिकली कंप्रेस्ड हो तो हॉफमैन को क्या मानना पड़ेगा, मेजर। अब प्रोडक्ट आप बनाएंगे, कंपाउंड का नाम मैं बोल रही हूँ। एक कार्बन पे 3 मिथाइल बना दीजिए। फिर CH2 बना दीजिए। एक कार्बन पे 3 मिथाइल, देन CH2। फिर अगले कार्बन पे 2 मिथाइल, और यहाँ पे बना दीजिए आयोडाइड। ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट बनाना है, OH माइनस मैंने इस पे बेस OH माइनस डाल दिया। कार्बोकेटाइन बनाइए, कार्बोकेटाइन बना के एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना लीजिए। प्रोडक्ट बनाइए। आपके दिमाग में चल रहा होगा, पढ़ रहे हैं E2 कार्बोकेटाइन क्यों बन रहा है।
है ना, ये कॉमन पॉइंट है E1 E2 का। हाँ, OH माइनस लगा दिया ना E1। E1 लगा के बनाइए प्रोडक्ट, एल्कीन बनाइए, जरा देखा जाए स्ट्रक्चर। E1 लगा करके एल्कीन बनाइए, सब लोग बनाएंगे, कोशिश करेंगे कार्बोकेटायन बना के। बुक में ना देखिए, बोर्ड का उतारना होता है वो उतारते नहीं आप टाइम से। आई की जगह OH रहेगा। आई की जगह OH लगाओगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा दीदी। सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, E1 बोला है मैंने, E1। बादल सीधे बैठो। E1 प्रोडक्ट बनाना सिखाया है ना, बनाइए। इधर उधर देख रहे हैं, व्यू बनाओ, रफ में बनाओ। सोच रहे हैं, पता नहीं। प्रोडक्ट बनाओ बच्चों, कॉपी में प्रोडक्ट बना के दिखाइए। मैदान कॉपी लाइए। हम दो प्रोडक्ट दो बनेंगे ना, दो तरीके के बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। और एक ये वाला बीटा है। दो प्रोडक्ट बनाइए। हर्षित तिवारी बन गया, कॉपी भेजो। लड़कियों बनाओ, ये तो पता नहीं क्या देख। सही है। वेदांश बना, कार्बोकेटाइन कहाँ है? और दूसरा जो प्रोडक्ट बनाया उसमें देखो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो रहे। आंख बंद करके काम मत करो। CH3 C CH3 CH3, एक बार यहां से हटा दिया और एक बार दूसरे वाले में कहां से हटा दें? सुहानी बना पा रहे प्रोडक्ट? पक्का गड़बड़ नहीं करेंगे? बोलो भैया। यहाँ पे देखो एल्कीन, ये एल्कीन बनी है, एक एल्काइल ये है और एक एल्काइल ये वाला है। दो एल्काइल दिखाई दे रहे हैं इसमें। अगर इसको देखो तो ये एल्कीन है, एक ये एल्काइल, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। नहीं, इसको तो एक ही मानोगे। इसको तो एक ही एल्काइल मानोगे। तो ये ट्राई एल्काइलेटेड हो गई, और नीचे वाली कैसी है? डाई एल्काइलेटेड है। देख पा रहे हैं? तो वैसे जो रूल था उसके हिसाब से हमें किसको बोलना चाहिए था मेजर?
ऊपर वाले को मेजर बोल देना चाहिए था, ऊपर वाला सेट जेफ प्रोडक्ट है मोर एल्काइलेटेड, और नीचे वाला कौन सा प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। ठीक है, देख पा रहे हैं? यस मैम। पक्का? यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर देखो आप, तो डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है। इधर से ये एक बल्कि सा ग्रुप, इधर ये मिथाइल, तो ये क्या हो गया, ये कंप्रेस्ड हो गया स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड बीच में है, इधर से मिथाइल, इधर से मिथाइल, और इधर से ये टी ब्यूटाइल, बड़ा सा ग्रुप। यहाँ पे देखो तो आप बोलोगे यहाँ पे भी तो यही चीज है, ये बड़ा सा ग्रुप और एक ये ग्रुप है ना। तो ये बड़ा सा ग्रुप तो है, बात सही है, लेकिन एक तरफ से है और दूसरी तरफ से ये छोटा ग्रुप है। और ये एल्कीन कैसे है, इसके कार्बन कैसे हैं, इधर है, तो एक एंड से इधर से फ्री है। तो ये वाला जो एल्काइल है वो क्या हो गया, स्टीरिकली बिल्कुल कंप्रेस हो गया। एक तरफ से मिथाइल, एक तरफ से मिथाइल, और तीसरी तरफ से टर्शरी ब्यूटाइल। तो एक तरीके से कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पे इसको मेजर बनाना चाहिए था, तो ये क्या बन गया, माइनर, क्योंकि ये क्या है, कंप्रेस्ड। अब ये क्या है, आपको ये थोड़ा सा रूल से अलग हटके चीजें चल रही हैं, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि रूल तक तब तक चल पाता है जब तक क्या होता है, जब तक कम डेटा होता है ना, तब तक रूल याद कर पाते हैं। जब डेटा बहुत इकट्ठा होने लगता है तो रट्टा लगाना पड़ता है। नोट हो गए सारे पॉइंट? एंटी वाला पॉइंट लिखाई दिया था। आई शुड उसमें करवाया था, इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 10। स्ट्रॉन्गर इज बेस, फास्टर इज रेट। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो रेट क्या होगा, क्या होगा? तुम ऐसे कैसे, तुम लोग हमको ऐसे कैसे देखते हो आप हमको? स्ट्रॉन्गर इज बेस, ऐसा लग रहा है मेरे, पता नहीं क्या बोल। फास्टर इज, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा सा, बेस स्ट्रॉन्ग कैसे देखते हैं, देखो जैसे एसिड है ना, एसिड से H प्लस निकाल दीजिए तो बन जाएगा बेस। एसिड से H प्लस निकाल दीजिए तो क्या बन, क्या, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस नहीं पढ़ा था, वही है। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो अगर मान लो एसिड है स्ट्रॉन्ग, तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वीक, और अगर एसिड है वीक तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इतनी मोटी मोटी बात दिमाग में बैठी, इतनी दिमाग बैठ गई, इतनी दिमाग बैठ गई। चलो एक ऑर्डर लिखो, HNO3, फिर उसके बाद है COH, फिर उसके बाद है HCN, फिर है H2O, और फिर उसके बाद है अल्कोहल। ये एसिडिक ऑर्डर है। मिनरल एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ऑर्गेनिक, HNO3 इज मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं, फिर RCOH ऑर्गेनिक एसिड, फिर उसके बाद HCN आ गया, फिर पानी आ गया, पानी का एसिडिक नेचर,
फिर उसके बाद एल्कोहल, यानी एल्कोहल कम एसिडिक है किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन। तो ये एसिडिक नेचर है। तो अगर इनसे बेस बनाते हैं हम लोग H+ को निकाल के, तो बेस का उल्टा ऑर्डर आएगा, तो NO3- क्या होगा, वीक बन जाएगा, RCO- उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर Cn- उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, OH- उससे ज्यादा, और RO- H+ निकालना है तो इस कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड और बेस थ्योरी में यही पढ़ते हैं ना हम लोग, एसिड से H+ निकाल दीजिए तो कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है पॉइंट? ये एसिड है, ये एसिडिक नेचर है, और ये बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। ये बेस बनाया ना, देखो HNO3 से H निकाल के NO3-। एसिडिक नेचर बेसिक नेचर क्या चलेंगे, रेसिप्रोकल चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। कोई समस्या? तो यानी कि अगर आपको रिएक्शन में बेस दे रहे हैं RO- और OH-, तो कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है आपका, RO-, है ना। अगर बेस की तरह आपको लिख दिया H2O लिख दिया, है ना, अगर आपको क्या लिख दिया रिएक्शन में, जैसे आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है कि एलिमिनेशन कराना है, यहाँ पे H2O लिख दिया, ठीक है। तो अब H2O कैसे काम करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह भी काम कर जाएगा, और H2O क्या देगा, OH- भी दे सकता है, बेस भी दे देगा, और क्या दे देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह भी काम कर जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा आराम से तसल्ली से सोचना पड़ेगा कि एलिमिनेशन कराएं कि सब्स्टिट्यूशन कराएं। OH- से सब्स्टिट्यूशन भी होता है, सॉल्वेंट हमारा पोलर प्रोटिक है, तो सब्स्टिट्यूशन अगर लगाना है तो क्या लगाएं, SN1 लगाएं कि SN2 लगाएं। E1 E2 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो E1 लगाएं कि E2 लगाएं, क्या लगाएं, इन कंडीशन के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। क्या लिखना था इसमें, अब 2-3 पॉइंट है, फटाफट एक लाइन में लिखेंगे, ज्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं करनी, लिख लो फटाफट। if solvent is if solvent is lower in polarity, if solvent is lower in polarity, E2 mechanism will be favored, E2 mechanism will be favored, अगर पोलैरिटी लोअर है, लोअर पोलैरिटी है किसकी, सॉल्वेंट की, तो E2 मैकेनिज्म क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन है। उसके बाद लिखो पोलर ए प्रोटिक अगर है तो E2 मैकेनिज्म फेवर्ड है। अगर पोलर प्रोटिक ले लो सॉल्वेंट को, तो E2 मैकेनिज्म क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन बनेगी इसके लिए। नीचे एरो का मतलब है अनफेवरेबल, ऊपर का एरो है मतलब उसके साथ में है फेवरेबल कंडीशन। हाँ, इवन में उल्टा।
एक दिन आपको ढेर सारे ग्रुप्स हैं जो हमको ऑर्गेनिक में काम आएंगे, उनके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर लिखवा देते हैं, जिससे उसका एक बार आप रट्टा लगाएं। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर आपको याद नहीं है तो दो चार कंपैरिजन आ गए तो क्या हो जाएंगे आप? बोल्ड, क्लीन बोल्ड, है ना। और बाकी हो गया अपना E2 मैकेनिज्म खत्म, चैप्टर खत्म नहीं है, E2 खत्म है। कुछ खास बात छूट गई हो तो देख लेते हैं। हो गया है, हो गया है, हो गया है। E2 खत्म। सवाल करेंगे थैंक यू क्या? अभी 6:36 हो रहा है, क्लास बहुत लेट खत्म शुरू होती है। सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस नहीं होगा, मजाक मत करिए आप। जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा आपको सिलेबस का क्या होगा? सिलेबस की चिंता लग जाएगी आपको। कौन है थैंक यू मैम कर रहा? चल क्वेश्चन कर लीजिए। KCN लिखा हुआ है एरो के ऊपर, वो भी एल्कोहलिक, हीट भी लगी हुई है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए विहान। मेजर प्रोडक्ट बन रहा है पी का स्ट्रक्चर बताना है, ऑप्शंस लिख रही हूँ, जेई मेंस का क्वेश्चन है। डी ऑप्शन कहाँ लिखें? चलो मुझे नहीं पता, अंदाजे लगाइए। प्रोडक्ट बनाओ पीयू। डी नहीं है, डी नहीं है, बोल तो रही हूँ तब से डी नहीं है।
बी। कुछ लोग सी बोलना शुरू करेंगे। ऑनलाइन से आंसर दीजिए, ऑफलाइन से आंसर डी और बी आ रहा है। मजाक नहीं करें। ध्यान से देखो आप, कहीं डबल बॉन्ड आ नहीं रहा है, तो यानी एलिमिनेशन वगैरह की तो कंडीशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन ही कराना है अपने को, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन आप बी आर माइनस को ही हटाओगे, है ना, यही पॉसिबिलिटी दिखती है। ए ऑप्शन को अगर देखो तो ए ऑप्शन में जहां पे बी आर माइनस लगा हुआ है उसको हटा तो दिया है बी आर माइनस को, लेकिन सी एन को कहां पे लगा दिया, इस पोजीशन पे लगा दिया है, इस पे लगा दिया है ना, तो यहाँ तो लगेगा नहीं। ठीक, बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में अगर देखो आपका तो सी एन को कहां पे लगाया है, जहां पे बी आर माइनस हटा है वहां पे लगा है, लेकिन OCH3 इस पोजीशन पे आ गया। ऐसा तो होगा नहीं OCH3 तो में कुछ चेंज हो, लेकिन OCH3 ऐसा थोड़ी है इस पोजीशन से उठ के इस पोजीशन पे आ जाए, है ना। फिर उसके बाद सी ऑप्शन को देखो ध्यान से, सी को अगर देखो तो सी में यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे साइनाइड आ गया, इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा, नहीं होगा, बी आर माइनस को हटना है, तो अल्टीमेटली अपना ऑप्शन क्या बन जाता है, हाँ ऐसे, ऑप्शन डी है अपना। ऑप्शन डी में मिथाइल जो ऊपर वाला है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, OCH3 भी वैसे ही रहेगा, आपका CN माइनस Br माइनस की जगह पे आकर के अटैच हो जाएगा। क्लियर है बात? क्या इसमें शिफ्टिंग कैसे कराना चाह रहे हो, शिफ्टिंग बताओ। इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज कर दें, तो पॉजिटिव चार्ज करने पे ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, किस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा अगर SN1 प्रोडक्ट बना रहे हो तो, 1 डिग्री है, ठीक है। तो अगर उधर से मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे, ऊपर वाले ग्रुप की अगर शिफ्टिंग करते हो, तो ऊपर वाले ग्रुप की शिफ्टिंग करोगे इस पे, तो क्या इसके शिफ्ट करने से यहाँ से आपको कैसा कार्बोकेटाइन मिलेगा, 2 डिग्री मिल सकता है। सुनो क्या कह रहे हैं तौशिद, क्या कह रहा है तौशिद, ये कह रहा है यहाँ से CN माइनस हटाओ, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ, तो इधर से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है, तो हम लोगों को क्या करनी चाहिए, शिफ्टिंग करनी चाहिए। शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर शिफ्टिंग करोगे तो शिफ्टिंग करने पे ये मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा, अगर ये मिथाइल ग्रुप इधर आ जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पे CN माइनस लगाना चाहिए, अगर यहाँ CN माइनस लगाते हो तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, तौशिक के हिसाब से आंसर क्या बना रहे हैं तौशिक, यहाँ पे CN माइनस लगा रहे हैं, इस पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, ये बना रहे हैं प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। तो अगर लॉजिकली सोचो तो ए भी ठीक है, तो ए को क्यों नहीं लिया गया, अपन किससे ले लेंगे, किससे ले लेंगे,
उस जगह हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्राइड की शिफ्ट कराएं। तो हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा, करके देखो। ये कह रहे हैं यहाँ से बी आर माइनस हटाओ, यहाँ पॉजिटिव लगाओ, फिर इस पोजीशन पे, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन भी होगा, तो इस पोजीशन से क्या करो, इस पोजीशन से एक हाइड्राइड शिफ्ट करा लो। तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट करा लो तो ये वाली पोजीशन, ये मिथाइल तो इस पे रहेगा ही रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या पोजीशन बन जाएगी, OCH3 यही बनेगा, हाइड्राइड ही तो आएगा, हाइड्रोजन आएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा, है ना। तो इस पे अगर अब आप CN लगाओगे तो क्या बनेगा, उसी पे CN उसी पे मिथाइल, अगर उसी पे CN उसी पे मिथाइल लगाओगे तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपके पास, C ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। एक और ऑप्शन निकल आया, तो D ही क्यों, इस पे सोचना है, D ही बेंजीन के पास है तो ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ऐसा कहना चाह रहे हो आप। हाँ होता तो है, कोई फैक्टर से सोचो, ये जो OCH3 है, ये OCH3 जो लगा हुआ है, इस फैक्टर की वजह से कुछ हो रहा है इसमें, आंसर तो डी है, चलो ठीक है, पर हाँ हम जैसे जो ए वाला